हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 हिस्ट्री का जो 15 लेसन है संविधान का निर्माण, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था और इसका कुछ पार्ट बच गया है। आज मैं उसको भी पूरा कर दूं, तो आप लोग वीडियो पर ध्यान से देखिए, यानी वीडियो को देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाइए। पिछले वीडियो में हमने बताया था, यानी पहला वीडियो जो हमने दिया था उसके बारे में बताया था कि संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये क्या बोल दिए, हम लोग जानते हैं 9 दिसंबर, नहीं 6 दिसंबर को ही हुआ था। जब कैबिनेट मिशन की जो बैठक हुई थी, बात हुई थी, चर्चा, वो 6 दिसंबर को हुई थी, जिसमें हमारे सबसे वयोवृद्ध उस समय थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें उप अध्यक्ष के पद पर चुना गया था। क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग जो थी उसका विरोध कर रही थी, तो इसलिए अस्थायी चुनाव हुई थी उस बार। लेकिन जब चुनाव हो गया, कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य उसमें आ गए, तो मिला करके फिर बात अस्थायी हुई, शांत हुआ। तो फिर से हमने दोबारा 9 दिसंबर 1946 को फिर से बैठक करवाया, और जिसमें अध्यक्ष हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने। ये अस्थायी बैठक थी। क्लियर। इसके बाद वहां से संविधान बनने का निर्माण शुरू हुआ। तो 9 दिसंबर 1946, जिसमें अध्यक्ष की मतलब सदस्य की संख्या कितनी थी, तो 389, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे भीमराव अंबेडकर जी। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, तकरीबन खर्च 64 लाख की आई थी, और यह बनकर के 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। तो जिस दिन बनकर तैयार हुआ उसे संविधान दिवस के रूप में हम लोग, यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 2 महीने बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लगी थी। ये सब विस्तार से हमने चर्चा किया था इसके बारे में। अब आज पढ़ेंगे हम लोग, क्या सुनिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की बैठक हुई, संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, और इसी प्रारूप तैयारी के समय में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसको भारत के संविधान का प्रस्तावना कहते हैं। देखिए, यानी कि कब दिए थे ये, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक प्रस्तावना पेश किए, जिसे सभी लोगों ने, यानी कि जितने भी उस समय सदस्य थे, 299 सदस्य, सभी लोगों ने उसको काफी गहनता से अध्ययन किया, और गहनता से अध्ययन करने के बाद और उसे स्वीकृति दे दिया। बाद में वही क्या बन गया, संविधान की प्रस्तावना, जो आप सुनते होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र घोषित करने की। नहीं, ऐसे वाली जो आप पढ़ते होंगे, हमें तो अभी तक याद ही नहीं हो पाया है। अगर आप लोगों को याद हो गया होगा तो याद कर लीजिएगा, या हमें तो याद नहीं है भाई। चलिए, तो चलते हैं हम लोग। तो ये हमारे संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की एक प्रस्तावना पेश किया, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। लेकिन इस पर विचार विमर्श करने के बाद 22 मार्च 1947 को उसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, यानी जितने सदस्य थे इन प्रस्तावना को स्वीकार किया। कब, तो 22 मार्च 1947 को। इस प्रस्तावना में बताया गया था कि हमारा संविधान किस आधार पर हो, किस आधार पर हो, इसमें नागरिकों के क्या उद्देश्य होंगे, विशेष ध्यान दिया गया था। यानी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान बना रहे थे, तो उस समय ये बात पेश किए थे कि हमारी संविधान किस आधार पर होगी, उसकी क्या रूपरेखा होंगे, उसमें नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, इन सारी बातों को उसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। नेहरू जी कहते थे कि हमारा संविधान हमारे बीच चर्चा के आधार पर बनना चाहिए, किसी देश के लोकतंत्र को नहीं अपनाना चाहिए। नेहरू जी, यानी जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं, वो हम लोग आपस में बैठ करके बातचीत करके, तब हम लोग इस पर चर्चा करके बनाएंगे। किसी दूसरे देश के लोकतंत्र को हम लोग, किसी दूसरे देश के संविधान को हम लोग हूबहू उतार नहीं सकते। अब कहिएगा कैसे, क्योंकि देखिए उस समय क्या हो रहा था कि बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिसका काम था कि पहले कहाँ की पढ़ी संविधान, तो इंग्लैंड के संविधान पढ़िए, अमेरिका का संविधान पढ़िए, आयरलैंड का संविधान पढ़िए, सब संविधानों को बारी बारी से पढ़ा जा रहा था। तो इनका मानना था कि नहीं, हम लोग जो भी कानून बनाएंगे तो वो सारा कानून किसके आधार पर बनना चाहिए, अपने विचार के आधार पर। क्योंकि अब देखिए, अमेरिका का जो संविधान है,
अगर वो लिख देंगे तो हमारे देश में सब अमीर लोग तो है नहीं, वो तो अमीर देश है तो अपने हिसाब से अमीर सोच करके बनाया है, हम लोग तो गरीब देश हैं तो गरीब के हिसाब से बनाएंगे ना, ये कहना उनका था। इसलिए संविधान को कह रहे थे कि हम लोग आपस में चर्चा के आधार पर, आपस में विचार विमर्श करके तब हम बनाएंगे संविधान, ऐसा वे कह रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का भी रूपरेखा तैयार किया था, उन्होंने ही सबसे पहले, ये जो हम लोग आज झंडा देख रहे हैं, केसरिया, ऊपर में केसरिया रंग है, फिर उजला रंग है, फिर हरा रंग है, तीनों की पट्टी एक जैसी है, बराबर बराबर दूरी पर है, ठीक है ना। जितनी चौड़ी केसरिया का है उतनी ही चौड़ी उजले रंग की है, उतनी ही चौड़ी हरे रंग की है। बीच में जो ब्लू चक्र है जिसे अशोक चक्र कहते हैं हम लोग, ये सब का रूपरेखा सबसे पहले किसने दिया था? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही संविधान में पेश किया था, बाद में उसे भी स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो आपने क्या समझा अभी तक? उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर को बैठक हुई थी। 4 दिन बाद हमारे संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें दिया, एक 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्तावना दिया कि हमारी संविधान किस आधार पर होगी, आपस में चर्चा के आधार पर होगी, नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलनी चाहिए, इन सारी बातों को पूरा, जैसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, हम लोग लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, ये सब जो बातें थी, ये सब सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। सब लोग विचार विमर्श किए और उसके बाद तकरीबन 1 महीने 10 दिन, यानी लगभग 40 दिन बाद 22 मार्च 1947 को, 13 दिसंबर को दिए और 22 मार्च, यानी कि लगभग 100 दिन बाद ये स्वीकार कर लिया गया और सभी ने इसे क्या कर दिया? संविधान का प्रस्तावना घोषित कर दिया, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए उद्देश्य प्रस्ताव। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो हम लोग पढ़ रहे थे उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था और उसको फिर बाद में स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। चलते हैं अब, एक है कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिरी, यानी कम्युनिस्ट सदस्य थे। सोमनाथ लाहिरी का क्या मानना था सुनिएगा। एक कम्युनिस्ट सदस्य थे जो संविधान को उस समय बनाने के खिलाफ थे। देखिए, संविधान की बैठक हुई थी, संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन उन्हीं में से एक संविधान के ही सदस्य थे जो कम्युनिस्ट सदस्य थे, ये सोमनाथ लाहिरी। उनका मानना था कि अभी संविधान का निर्माण नहीं होना चाहिए। अब क्यों भाई, वो क्यों नहीं चाहते थे? तो उनका मानना था कि जब तक भारत पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो जाए, यानी अंग्रेज यहां से बिल्कुल चला नहीं जाए, तब तक हम लोगों को संविधान का निर्माण नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी संविधान का निर्माण वो जैसे तैसे करवा देगा, अभी संविधान का निर्माण वो जैसे तैसे करवा देगा। हो सकता है कि बाद में उसका विचार बदल जाए, या वो अपने उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए ऐसा कर रहा हो, क्योंकि हम अभी आजाद नहीं हुए थे, अंग्रेज हम लोगों के देश में था ही। जब हम संविधान कैबिनेट मिशन की बैठक क्यों हुई थी? जब अंग्रेज आया था, हम लोगों को ये कह दिया था कि हम लोग आपको आजादी दे देंगे जून 1948 में, और आप लोग संविधान की बैठक कीजिए, कानून बनाइए। इससे पहले भी हम लोग एक बार बैठक कर चुके थे ना, एक बार हम लोगों को फिर से उसने दिया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो उस समय संविधान की बैठक फिर से हुई थी, लेकिन हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए इनका मानना था कि नहीं, पहले जब तक देश पूर्णतः आजाद नहीं हो जाए, अंग्रेज यहां से बिल्कुल चला नहीं जाए, तब तक हम लोगों को संविधान का निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार था सोमनाथ लाहिरी जी का। चलिए, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा अंतरिम सरकार क्या है। देखिए, अंतरिम सरकार का मतलब है कि देश में जब अंग्रेज थी तभी सरकार चल रही थी हम लोगों का, इसको कहा गया अंतरिम सरकार। जैसे देखिए, हम लोग 9 दिसंबर 1946 की बैठक की, संविधान बनाए, लेकिन हमारी संविधान लगी कब? तो 26 जनवरी 1950 को। पहली बार चुनाव कब हुई? तो 1952 में। अब देखिए, हम लोग आजाद हुए 1947 और पहली बार चुनाव हुई कितना? 1952। ये 5 वर्ष का जो द्रव्यमान था, ये 5 वर्ष का द्रव्यमान समझिएगा। यानी कि हम लोग हो गए 1947 में आजाद, और हम लोग 1952 में हम लोग पहली बार चुनाव करवाए। तो 47 से 52 ये 5 वर्षों की जो अवधि है, इस बीच की जो अवधि रही, तो हमारे यहाँ सरकार का निर्माण तो हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 1947 में ही प्रधानमंत्री बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में ही राष्ट्रपति बन गए थे, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन उस समय किसकी सरकार थी? अंतरिम सरकार थी। यानी कहने का अर्थ है कि इंग्लैंड के अधीन रह करके ही,
कानून चल रहा था। यानी इंग्लैंड हम लोगों के यहाँ था ही, अंग्रेज हम लोगों के यहाँ था ही, लेकिन उन्हीं के अंदर हम लोग कानून चला रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार चला रहे थे, भारत के वायसराय और इंग्लैंड के बैठे प्रधानमंत्री के हिसाब से काम कर रहे थे। यानी भारत में कानून भारत का ही चल रहा था। चलाने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, लेकिन उनका निर्देशन कौन कर रहा था? तो भारत के बाद जो वायसराय थे, अंतिम वायसराय वो, और इंग्लैंड में जो उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी थे राजा, वो बैठे बैठे इनका वहां से नेतृत्व कर रहे थे। इसीलिए सोमनाथ लाहिड़ी कहते थे कि यह अंग्रेजों की कोई सोची समझी प्लान है जिसे हम लोगों को पूरा करवाया जा रहा है। माने उन लोग, सोमनाथ लाहिड़ी जो कह रहे थे कि संविधान का हमें विरोध करना चाहिए, अभी हमें संविधान निर्माण नहीं करना चाहिए, वो कह रहे थे कि हमें तो ये लग रहा है कि अंग्रेजों का यह क्या है, कोई सोची समझी प्लान है, यानी हम लोगों से वह काम करवाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अंतरिम सरकार, क्योंकि अभी हमारे देश में चुनाव नहीं हुए थे, अंग्रेज हमारे यहाँ से गया नहीं था, आजादी भी हमें मिल चुकी थी, यानी हम लोगों को स्वतंत्र कर दिया गया था, शासन हमको सौंप दिया गया था, लेकिन भारत अभी तक गणतंत्र घोषित नहीं हुआ था। तो इसको कहा गया, ये बीच का जो द्रव्यमान है, जब तक चुनाव नहीं हुई, जनता सरकार चुनी नहीं, तब तक के बीच के समय को कहा गया अंतरिम सरकार। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य की शक्तियां, देखिए संविधान में ना काम को बांट दिया गया है, संविधान में सभी कामों को बांट दिया है कि भाई कौन राज्य सरकार रखेगी, कौन काम केंद्र सरकार रखेगी, और कौन काम दोनों के अधीन होगा, किस आमदनी को राज्य सरकार रखेगी, किस को केंद्र सरकार रखेगी। अब मान लीजिए आप पढ़ते हैं, तो आपके यहाँ जो शिक्षक नियुक्त होते हैं, तो आप प्राथमिक विद्यालय में भी पढ़ते हैं, उच्च विद्यालय में भी पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। तो ये जो कॉलेज का निर्माण हो, स्कूल का निर्माण हो, यह किसके अधीन आएगा, कौन इसको बनवाएगा? नहीं, ये राज्य सरकार बनावे या केंद्र सरकार बनावे। शिक्षक जो नियुक्त होंगे उसका वेतन कौन देगा, राज्य सरकार देगी या केंद्र सरकार देगी। इसी तरह से हमारी देश की सीमा सुरक्षा है, सीमा सुरक्षा पर जो बीएसएफ या आर्मी के जवान बहाल होते हैं, या राज्य के अंदर जो पुलिस बहाल होती है, इसका वेतन कौन देगा, नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, इसी तरह से अन्य प्रकार के काम, जैसे हम सड़कों पर चलते हैं, तो गांव के जो सड़कें हैं, बड़ी सड़कें हैं, बाईपास हैं, हाई नेशनल वे है, इन सब का निर्माण कौन करेगा, फिर उसकी मरम्मती कौन करे, उसका कर कौन वसूले। इन सारी बातों को लेकर के संविधान में काफी चर्चाएं हुई, और चर्चा करने के बाद उसके काम को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। एक भाग को कहा गया संघ सूची, केंद्रीय सूची, इसमें केंद्र के अधीन रखा गया है, यानी कि बहुत सारे कामों को केंद्र के अधीन रखा गया है, उसको कहा गया कि संघ सूची के अंदर रहेगा ये। ठीक है, दूसरा था राज्य सूची, राज्य के अंतर्गत, यानी यह राज्य के अधीन रखा गया, इसमें जितने भी काम दिए गए हैं वो राज्य सरकार करेगी। और एक समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलके काम करेगी, यह कहा गया राज्य, और ये संविधान में वर्णित है। यानी कहने का अर्थ है इसको 3 भागों में बांट दिया गया। कुछ काम को कहा गया कि आप केंद्र सरकार करेगी, जैसे हमारे यहाँ हाईवे है ना, तो हाईवे को बनाने का मतलब राष्ट्रीय राजपथ जिसको कहते हैं, एनएच कहते हैं, उसको बनाने का काम कौन करेगी? तो राज्य केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार के अंदर आ जाती है। लेकिन नीचे वाली जो सड़कें हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के बनाएगी, जिसको बाईपास कहते हैं। लेकिन जो ग्रामीण सड़कें हैं वो कौन बनाएगी? तो राज्य सरकार बनाएगी, उसका पैसा वो देगी। इसी तरह से कुछ कामों को ऐसे से बांट दिया गया है कि कौन केंद्र सरकार, कौन राज्य सरकार, और कौन करेगी दोनों इन बातों को। यानी कि काम, संविधान की जो शक्ति है, राज्य की जो शक्ति है, उसको 3 भागों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसी तरह से भारत में बहुत सारे मामलों को, भारत में संविधान में ये वर्णित है कि बहुत सारे जो काम है उसको केंद्र के अंदर रख दिया गया। ज्यादा काम को कहां रखा गया है? केंद्र के अंतर्गत रखा गया है। और कम काम को दिया गया है किसके अंदर? राज्य के। शक्ति राज्य को कम है और केंद्र को ज्यादा है। जैसे देखिए, भारत में कोई भी खनिज, कोई उद्योग, इस सब का अगर पता चले तो उस पर किसका अधिकार? तो केंद्र का होगा। यानी मान लीजिए अपने यहाँ कोयला का खोज हो जाए, बिहार में कोयला का खोज हो जाए, तो बिहार सरकार का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये अधिकार किसको जाएगा? केंद्र सरकार को। उत्तर प्रदेश में कोई अगर मान लीजिए तेल का खनिज का तेल का खोज हो जाए, 20 रुपये, तेल का खोज हो जाए, तो उस पर किसका अधिकार? उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं होगी, तब किसकी होगी? केंद्र सरकार की होगी। यानी ऐसा वहां पर लिखा गया है कि अगर राज्य में कोई भी खनिज का खोज हो जाए, कोई बड़े उद्योग हैं, इस पर किसका अधिकार होगा? केंद्र सरकार। अनुच्छेद 365 के अनुसार गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र
अपनी सही शक्ति का उपयोग करते अधीन में ले सकती है। यानी देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे भारत मतलब राज्य में ये नियम बना दिया गया है कि केंद्र चाहे तो राज्य को अपने अधीन में ले सकती है। कब? 356 की धारा लगाकर, जिसे हम लोग कहते हैं आपातकालीन धारा, यानी राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये किसके कहने पर? तो जब वहां के जो गवर्नर होंगे, राज्यपाल जिसको कहते हैं, राज्यपाल होंगे तब। जैसे आप अपने बिहार में ही देखे होंगे कि लगभग 2003 में चुनाव हुई और किसी भी सरकार पार्टी को, जैसे हमारे राष्ट्रीय जनता दल थे या जनता दल यू, नहीं कोई भी पार्टी थी, किसी को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इसको कहते हैं हम लोग आपातकालीन। ऐसी स्थिति में यानी जब वहां पर गवर्नर यानी कि वहां के जो राज्यपाल होंगे उनके कहने पर जो केंद्र है वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके राज्य को अपने अधीन ले सकता है, उसके कानून को अपने अधीन तक ले सकता है। ये भी यानी कहने का अर्थ है कि केंद्र की शक्ति को बहुत बड़ा बना दिया गया है। देश की सीमा कर वसूलने का अधिकार किसको है? तो केंद्र को है। यानी कोई भी देश की केंद्र है, जैसे मान लीजिए आप भारत का नक्शा देख लीजिए, ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर जितने भी बंदरगाह होंगे, तो वो तो राज्य की सीमा के अंतर्गत आ जाएगा ना, इस राज्य के सीमा के अंतर्गत। लेकिन उस राज्य के लोगों को यानी वहां की सरकार को कर वसूलने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ जो बंदरगाह बनी है, ये बंदरगाह का कर जो वसूलाएगा वो किसको जाएगा? केंद्र सरकार को जाएगा। ठीक है, यानी सीमा कर वसूलने का अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को दिया गया है। देश के भीतर कोई भी विदेशी कंपनी अगर काम करने के लिए आएगी, चाहे वो बिहार में काम करे, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में काम करे, लेकिन कंपनी जो आएगी हमारे यहाँ जो लाइसेंस लेगी या उसका जो कर जमा करेगी वो किसको जाएगा? केंद्र सरकार को जाएगा। ये सारे काम केंद्र सरकार के अंतर्गत, जमीन कर, संपत्ति कर, बिक्री कर, शराब कर, ये राज्य सरकार को दिया जाएगा। देख लीजिए, ज्यादा करके किसको मिला है? केंद्र सरकार को शक्ति दिया गया है, राज्य सरकार को बहुत कम शक्ति दी गई है कि राज्य सरकार जमीन कर, यानी आप जो जमीन खरीदते हैं, क्रय बिक्री करते हैं, तो उसका पैसा, शराब आपके यहाँ बिकता होगा उसका टैक्स, इसके अलावा संपत्ति कर, जो आप कोई संपत्ति रखे हुए हैं उसका जो आप कर जमा करते हैं, तो उसका ये सब किसको जा रही है? राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार की शक्ति को कम कर दिया गया है और केंद्र सरकार की शक्ति को अपने यहाँ बढ़ा दिया गया है कि ज्यादा करके केंद्र सरकार ही शक्ति पर अधिकार करती है। क्लियर? तो इतना समझने में कोई दिक्कत? तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग केंद्र की शक्ति की बात कर रहे थे। हमारे संविधान में शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक संघ सूची जिस पर देश का अधिकार होगा, केंद्र का अधिकार, फिर राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार का अधिकार होगा, और समवर्ती सूची जिसमें दोनों का अधिकार होगा, केंद्र और राज्य दोनों का। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पर भारत में ज्यादा करके केंद्र की शक्ति को अधिकार दिया गया है। जैसे में उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सीमा कर वसूलने का अधिकार, यहाँ कोई खनिज खोज हो गया उसका, जो बड़े सरकारी उद्योग हैं उसका, इसके अलावे अन्य प्रकार के विदेशी कंपनियां जब भारत में आएगी काम करने के लिए तो उसका, इस सब अधिकार कर वसूल करके किसको जाएगा? केंद्र सरकार को जाएगी। राज्य सरकार को बहुत कम शक्ति दी गई। क्लियर? चलते हैं। तो केंद्र और राज्य शक्ति की पर एक संतनन राय की भूमिका देखिए। अब इस बात पर लेकर के कुछ लोगों का ऐसा कहना था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, याद रखिएगा, संतनम राय। उनकी क्या विचार था सुनिएगा। उनका मानना था कि यदि केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा शक्ति होगी तो वह उसे पंगु बना देगी, राज्य प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। यानी कहने का उनका विचार था, जब संविधान बन रहा था, जब इस तरह की बातें वहां रखी गई, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संतनम राय। वो क्या कहते थे कि अगर आप केंद्र को ज्यादा शक्ति दे दीजिएगा, केंद्र के पास अधिक शक्ति रहेगी, तो उस शक्ति का वो दुरुपयोग करेगी, जिसके कारण राज्य जो है वह सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। फिर राज्य का विकास नहीं होगा, राज्य का जब विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसीलिए क्या करना है हमको कि राज्य के काम को और केंद्र के काम को बराबर बराबर बांट दिया जाए, दोनों की शक्ति को बराबर बराबर बांट दिया जाए। अगर आपको इससे भी दिक्कत है ना, तो राज्य के पास पैसे नहीं रहेंगे तो फिर उसका विकास कैसे होगा? इसीलिए उनको समाप्त करके संघ में ही रख दिया जाए। अगर इससे भी अगर आपको दिक्कत है, मान लीजिए अगर राज्य के पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर राज्य कैसे विकास करेगी? अगर इसमें दिक्कत है तो ऐसा किया जाए कि राज्य को ही समाप्त कर दिया जाए, केंद्र में ही अधीन रख दिया जाए। जैसे बड़े देशों में, कुछ देशों में ऐसा है कि केंद्र से ही पूरा शासन चलता है, वहां राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है। जैसे हम लोग क्या बिहार का मुख्यमंत्री होंगे तो ये अपना हिसाब से कानून बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम बंद करते हैं। लेकिन किसी किसी देशों में इस तरह की नहीं है, वहां पर क्या है,
एक प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति पूरे देश पर शासन चलाते हैं। वहां मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, वहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल रहते हैं, वहां से राष्ट्रपति शासन देते हैं, यहाँ राज्यपाल काम करता है। क्लियर? तो ऐसा कर दीजिए, यानी संघ के अंतर्गत ही राज्य को रख दीजिए, राज्य सूची को हटा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, उनके कहने के बावजूद भी ये बराबर अधिकार नहीं दिया गया। क्लियर? तो वहां पर बहस होती थी, जितने सदस्य थे उनमें से सबको अगर मानना होता था तब होता था, अगर उसका विरोध होता था, विरोध करने के बाद कुछ लोग उसमें उसके विपक्ष में आ जाते थे, फिर से चुनाव होती थी इस बात पर, तो उनमें से जितने सदस्य थे, ज्यादा सदस्य अगर उसके पक्ष में होते थे तो वह खारिज हो जाता, विरोध करने वाले के पक्ष में अगर रहते थे, अगर समर्थन में होते तो पारित हो जाता था। चलिए, तो कहने का अर्थ है, अब चलते हैं, हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार और कुछ कर्तव्य हैं, तो हमारा क्या क्या अधिकार है पहले उसको देख लेते हैं, फिर हमारा क्या क्या कर्तव्य है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं, सुनिएगा। हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। याद रखेंगे, हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? कुल 6 हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा समानता का अधिकार, यानी हमें देश में अगर हम हैं तो देश के नागरिक हैं तो हमें बराबर का अधिकार है। और कौन कौन? देखिए, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान व्यवहार करना होगा, यानी ये हमें अधिकार है कि कानून के समक्ष जितने भी व्यक्ति हैं सबको बराबर का अधिकार, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। यानी सरकारी नौकरी हो या सरकारी कोई सेवाएं हैं, उसमें जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, यानी सबको कैसा अधिकार? बराबर अधिकार दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम भी टीचर के लिए अगर नियुक्ति होते हैं और हमारे साथ एक महिलाएं भी टीचर के लिए नियुक्त होती है, उसी पद में उसी के लिए नियुक्त होती है, तो जितना वेतन हमारा मिलेगा उतनी ही वेतन उस महिलाओं को मिलेगी। लेकिन प्राइवेट जो उद्योग होते हैं उसमें नहीं होते हैं। मान लीजिए अगर जिस पद पर हम जा रहे हैं उस पर अगर वेतन हमारा 25,000 है, तो वहीं पर अगर कोई महिला या लड़की वहां पर काम कर रही है तो उसका वेतन कम दिया जाता है, वहां पर उसको 20,000 दिया जाता है, 14,000, 18,000 दिया जाता है। वहां पर लड़कियों को कम वेतन दिया जाता है और लड़का को ज्यादा वेतन दिया जाता है। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, धर्म और जाति के आधार पर कोई नहीं करना है, बराबर अधिकार, सबको बराबर अधिकार। ठीक है ना, या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, छुआछूत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, यानी कि सरकार कह रही थी, यानी संविधान में ये बताया गया कि समानता के अधिकार में किसी को छुआछूत, किसी के भेदभाव जैसी जो भी सामाजिक बुराइयां हैं इसका वो विरोध कर सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। और जो इस तरह की बुराइयां करेगा, भेदभाव करेगा, तो उसे दंड दिया जाएगा। यानी हमारी सामाजिक समानता का अधिकार हमको दिया गया है। चलिए, तो पहला अधिकार क्या हमारी? तो समानता का अधिकार, देश के हर नागरिक को एक समान अधिकार दिया गया है। चलिए आगे हैं, सॉरी गलती हो गया है, ध्यान देंगे। तो समानता का अधिकार हमें कहां से मिलता है? याद रखेंगे, तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19, 20, 21 ए और 22 में दिया गया है। यानी समानता का अधिकार हमें कहां दिया गया है? तो याद रखिएगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर, जैसे हमने बताया था हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, उनमें से दिया गया है कहां कहां? तो 19, 20, 21 और 22 में समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसमें संघ बनाने का अधिकार है, भाषण और व्यक्ति की आजादी और व्यक्तिगत आजादी दिया गया है, ये हमें दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर गलती से हमने लिख दिया है स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार ऊपर देखें, और ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। चलते हैं आगे, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि लोग, भारत को ना धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया था, भारत को क्या बनाया गया था? धर्मनिरपेक्ष। और ये हमें कहां से मिलती है? तो अनुच्छेद नंबर 25 और 28 के तहत, यानी 25, 26, 27, 28 में हमें धर्म के संबंधित बातों का उल्लेख है, जिसके तहत लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी देश के नागरिक को, गैर नागरिक को, दोनों के लिए एक बराबर अधिकार दिया गया। अब क्या समझे? जैसे मान लीजिए हम भारत में हैं, तो भारत में हमें धर्म को अगर मनाने का अधिकार है, मानने का अधिकार है। कोई विदेशी व्यक्ति आ जाए हमारे यहाँ, तो ऐसा नहीं कि वह हमारे देश में आ गया है तो हम अपना धर्म लगा देंगे, नहीं, उसका जो धर्म है वो मना सकता है, इसका उसे पूर्ण स्वतंत्रता होती है। या आप अपने हिसाब से धर्म को बदल सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता होती है। क्लियर? तो आपने क्या समझा कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि धर्म को मानने,
मनाने या किसी तरह के धार्मिक कार्य करने का हमें अधिकार दिया गया है। ये किसमें लिखा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 25 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता। चौथा हमारा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा यह अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। यानी देश का कोई भी व्यक्ति जो है वह अल्पसंख्यक हो चाहे जो भी हो, वह क्या कर सकता है? तो हमारे यहाँ अपने हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जितना हिसाब से वह पढ़ सकता है, अपनी संस्कृति को मान सकता है। ये उन्हें अधिकार दिया गया है संविधान में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में दिया गया है। इसके अधीन कोई अमीर व्यक्ति गरीब को दबा नहीं सकता, उसे जबरदस्ती काम नहीं ले सकता है। ये शोषण के विरुद्ध, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मतलब किसी के यहाँ काम करने गए तो जबरदस्ती वो हमसे अधिक समय तक काम नहीं करवा सकता। काम करने के घंटे, उसका वेतन, ये सब निश्चित कर दिया गया है। इसीलिए अगर हम चाहेंगे तो उसका विरोध कर सकते हैं। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अगला हमारा संवैधानिक अर्थ, ये अनुच्छेद 14 में रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आपने क्या देखा? कुल हमें 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन? तो पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, संस्कृति और शिक्षा, अगला संवैधानिक अधिकार। यानी हम लोगों को बराबर बराबर अधिकार दिया गया है, कुल 6। याद रखिएगा कहाँ से अनुच्छेद, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, आपसे पूछेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? तब 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन में रहेगा आपको 29 से 30। संवैधानिक अधिकार कहाँ से मिला है हमको? अनुच्छेद नंबर 14 में। क्लियर? तो आशा करते हैं इतनी तक आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अगर आपको अधिकार दिया है तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है देश के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको अधिकार मिल गया, अधिकार ले लिए, काम नहीं करेंगे, सो नहीं। आपको कुछ काम भी दिया गया है। तो क्या क्या काम है? तो नंबर 1, सबसे पहले संविधान का पालन करना। संविधान के जो नियम है उसका पालन करना। आप नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य है, यानी हमारे संविधान में जो बताया गया है उस नियम के हिसाब से चलना है। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, सड़क सरकार की है तो आपको चलने का अधिकार है, लेकिन आप हमेशा बाएं चलें, ये आपको बताया गया है। जब आप दूसरे गाड़ी से निकलें तो उसके दाएं से निकलें। सड़क पर आप चल रहे हैं, जहां से हमारी नाक शुरू होती है वहां से आपका अधिकार खत्म हो जाता है। ठीक है ना? मान लीजिए हम एक छड़ी घुमाते अपना जा रहे हैं, सड़क खाली है, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हम वहां पर जाएंगे तो उस छड़ी से हमें चोट नहीं लगे, यानी हमारी नाक जहां से शुरू होती है वहां से आपका अधिकार खत्म हो जाता है। तो ये क्या है? हमारा संविधान का नियम है, उसको आपको पालन करना होगा कि आपके काम से किसी दूसरे को कष्ट ना हो। ठीक है, आपको व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन उस व्यापार से हमें कोई हानि ना हो, ये भी आपका कर्तव्य बनता है। यानी ये कह रहा है संविधान कि हमारे जो नियम कानून है उसको आपको फॉलो करना है, पालन करना होगा। चलिए आगे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, तिरंगा, उसका सम्मान करना, और उसके राष्ट्रगान जो है उसका सम्मान करना, यानी उसको गाना आना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को आप आधे पर नहीं फहरा सकते हैं, अन्य दिन ऐसे नहीं फहरा सकते हैं। ठीक है, जो उसके नियम कानून है उसके हिसाब से ही आपको काम करना होगा। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। स्वतंत्रता संग्राम सिद्धांत का पालन करना है, यानी स्वतंत्रता संग्राम में जो भी सिद्धांत हुआ था इस सारे नियमों को आपको पालन करना होगा। भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करना, यानी देश की जो संप्रभुता है, देश की जो अखंडता है उसको बनाए रखना, ये आपका अधिकार है, सॉरी कर्तव्य है। ये करिए। देश की रक्षा करना, देश को जब जरूरत हो आपको तो आपको उसमें जाना चाहिए, ये आपका क्या बन रहा है? कर्तव्य कह रहा है। मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, हमारे देश की जो संस्कृति है मिश्रित संस्कृति है, इसको बनाए रखिए, भाईचारों की भावना को बनाए रखिए, उत्कृष्टता के लिए प्रयास कीजिए। यानी ये सब प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। सभी माता पिता का यह भी कर्तव्य है कि अपने 14 साल के उनके बच्चों को कहां भेजे? स्कूल भेजे। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये कुल 11 आपके मूल कर्तव्य हैं जो आपके संविधान में दिए गए हैं। पहला, संविधान के नियम का पालन करना है। सरकारी संपत्ति कोई भी है, जैसे रेलवे हैं, सड़कें हैं, विद्यालय हैं, और कोई उसको तोड़ रहा है तो उसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है, ये कर्तव्य है। ठीक है, इसी तरह से भाईचारे, देश में भाईचारा बनाए रखिए, झगड़ा नहीं करना है, ये आपका कर्तव्य है। क्लियर? तो हमारे संविधान में कुल 11 कर्तव्य और 6 मौलिक अधिकार है जिसका हमने चर्चा किया। क्लियर? तो यहां तक आप समझ गए हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग
राष्ट्रभाषा की तरफ देखते हैं। देखिए हमारे देश में थोड़ा सा टॉपिक्स बच गया है, सुनिएगा। हमारे देश में जब भाषा की बात हुई, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए, तो इसके लिए हम लोग ध्यान देंगे पूरे देश में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हम लोग हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। अब भाई ये हिंदुस्तानी भाषा क्या है? जैसे हम आप जो बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी ही नहीं बोलते हैं, हिंदी के साथ साथ उर्दू और उसमें इंग्लिश फेंट के बोलते हैं, तीनों भाषा को मिला के। क्या? जैसे आप बोलते हैं दिल शब्द नहीं बोलते हैं, जैसे लुंगी शब्द, ये सब क्या हमारे शब्द की भाषा नहीं, देश की भाषा नहीं, हिंदुस्तान की भाषा नहीं है। जैसे रेलगाड़ी बोलते हैं आप, स्टूडियो बोलते हैं, मोबाइल बोलते हैं, वो हमारी देश की भाषा नहीं, वो अंग्रेजी भाषा है। तो सबको हम लोग मिला करके बोलते हैं। किसको मिला करके? यानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इन सब के मिश्रण को कहते हैं हम लोग हिंदुस्तानी भाषा। और इसकी संख्या हमारे देशों में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। यानी इनको बोलने वाले पूरे उत्तर भारत में लगभग सबसे ज्यादा है। ठीक, तो इसीलिए गांधी जी का मानना था कि ऐसी भारतीय भाषा बोली जाए जिसे सभी आसानी से समझ सके और बोल सके, बोल सके। भारत में हिंदी और उर्दू के मेल से बोली जाने वाली जो भाषा हिंदुस्तानी भाषा है, इसी भाषा को अधिक से अधिक लोग समझते हैं और बोलते हैं, तो इसे राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। ऐसा उनका मानना था कि इसको क्या बना दिया जाए? राष्ट्रभाषा। ठीक है, इसके पक्ष में आरबी धुलेकर चाहते थे, आरबी धुलेकर थे, वो कहते थे हिंदू को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। यानी जो हिंदी है ना, हिंदी को क्या बनाना चाहिए? राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। इसी तरह समिति राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर किस हिंदी समर्थन तथा विरोधियों के बीच उत्पन्न हुई गतिरोध को तोड़ने के लिए फॉर्मूला विकसित कर लिया गया था। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो हिंदी जो थे, कुछ लोगों का मानना था कि हिंदी को क्या बना दिया जाए? राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाए। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में थे कि नहीं, हिंदी को नहीं बनाया जाए। ठीक है, चलिए, सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी, लेकिन इन्हें फॉर्मूले की समिति ने घोषित नहीं किया। यानी उनका घोषणा उस समय हुआ कि जो देवनागरी लिपि में जितनी भी भाषाएं लिखी जाएगी, उसको क्या बना दिया जाए? राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाए। समिति का मानना था कि हिंदी में राष्ट्रभाषा बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 वर्ष तक सरकारी काम काजों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा तथा प्रत्येक प्रांत में अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। यानी क्या, समिति जब हिंदी का विरोध में उतरी, तब उस समय यह निर्णय लिया गया कि पहले क्या किया जाएगा, 15 वर्षों तक वहां पर अंग्रेजी में कामकाज होगा, और अंग्रेजी में कामकाज होने के बाद फिर अगर वहां उस प्रांत में अलग अलग भाषा को चुनने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि हिंदी भाषा का विरोध हुआ था उस समय, और पहली भाषा के आधार पर बटी राज्य थी, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। कभी कभी पूछता है कि भाषा के आधार पर बंटवारा किस राज्य का सबसे पहला निर्माण हुआ, तो आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। चलिए, तो आप चलेंगे हिंदी का विरोध। अभी तो हिंदी भाषा घोषित हो चुका था, हिंदी को राष्ट्रभाषा सब बनाने के पक्ष में थे। जैसे हमारे संविधान के सब जितने भी लोग थे, जिसमें महात्मा गांधी का भी विचार सबसे आगे था, लेकिन उनका विरोध देखिएगा। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है। माने दक्षिण भारत में, क्योंकि वहां के लोग तेलुगु, कन्नड़ ये सब बोलते हैं, हिंदी उधर नहीं बोलते हैं। दक्षिण भारत जो होता है, भारत का नक्शा में आप देखें, ये जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, जिसमें कर्नाटका है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये सारे राज्य जो हैं वो क्या बोलते हैं? तेलुगु बोलते हैं और कन्नड़ बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग हिंदी नहीं बोलते, तो इसका विरोध सबसे ज्यादा है। मुंबई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि हम हिंदी भाषा बोलेंगे और बाद में भाषा बदलने की बात कहोगे तो नहीं करेंगे। यानी पहले हमें हिंदी भाषा बोलाया जा रहा है, फिर बाद में बोलोगे कि दूसरी भाषा को अपना लीजिए, तो हम ये भी नहीं करेंगे। मद्रास के श्री टी.ए. रामलिंगम चट्टियार ने कहा कि जो भी करना है सोच विचार करके कीजिए, नहीं तो इसका हामी जो है भुगतना पड़ सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर अभी से ही आप सोच लीजिए कि हमें हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करना है, कि अन्य भाषाओं को भी इसमें लेना है, ये सब सोच विचार के काम कीजिए, नहीं तो इसकी जो खामियां होगी ना, वो आपको भुगतना पड़ सकता है। क्लियर है? क्योंकि उस समय देश बहुत नाजुक दौर पर चल रही थी ना, इसलिए क्योंकि जितने भी देशी राजा थे वो चाह रहे थे कि हम अलग से देश का निर्माण करेंगे, हम भारत में नहीं रहेंगे, और संविधान में ही ये बात हो रही थी, क्योंकि उस समय देश तो आजाद हुआ था नहीं पूर्ण रूप से। तो इसीलिए कह रहे थे कि हो सकता है इसकी कमियां आप लोगों को भुगतनी पड़ेगी,
अंत में क्या हुआ कि हिंदी को राज्य भाषा घोषित कर दिया गया और अन्य बाद में भाषाओं को उसमें जोड़ दिया गया है, जो आप पैसा में देखते होंगे लिखा हुआ। क्लियर? तो हिंदी भाषा का विरोध दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा हुआ, जिसका विरोध कुछ लोग कर रहे थे, फिर बाद में उसमें अन्य भाषाओं को जोड़ा गया है। तो आशा करते हैं आपको संविधान का निर्माण समझ में आया होगा। आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम लोग आते हैं, इसके क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण हैं इन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विदा लेते हैं हम लोग कल के लिए।